हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलिया और आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री की नेक्स्ट सीरीज़ लेके आई हूं। जिसने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आपको एनिमल हस्बेंड्री की वीडियोस मिल जाएंगी। जो एचएससी प्रीवियस ईयर क्विज है वो आप देख लीजिएगा। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना एनालाइज करने के लिए। ओके, तब तक आप अपना आंसर मन में सोच लीजिएगा जीगा। और हाँ, आपको एंड में सभी को स्कोर टाइप करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए जल्दी से। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? इनमें से चाय, कॉफी, हल्दी या काली मिर्च? बताइए जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? कॉफी। आपको पता है साउथ साइड में ज्यादातर इनमें से कॉफी उगाई जाती है। ओके, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताइए इनमें से कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, नागपुर, देहरादून या मणिपुर? जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है अनुसंधान केंद्र सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नागपुर। ओके, जैसे कि आपको पता है नागपुर के संतरे काफी पॉपुलर है, वहाँ के जो रसीले फल पॉपुलर है, इसलिए वहां पर राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र बनाया गया। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इनमें से कौन सा शहर प्रसिद्ध है अंगूरों की खेती के लिए? इनमें से आपने सुना भी होगा, इसका आंसर क्या होगा? नासिक। नासिक प्रसिद्ध है अंगूरों की खेती के लिए। मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बताइए इनमें से मूंगफली सबसे अधिक कहाँ होती है? इनमें से राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या झारखंड? देखिए ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली तो आपसे नहीं पूछा है, लेकिन मैंने अपनी जो प्रीवियस ईयर क्विज की सीरीज कराई है एनिमल हस्बेंड्री की, उसमें जब मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ तो मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली होती है। ठीक है, याद रखिएगा। वहां पर काफी तरह की मूंगफली होती है, छोटी से लेकर काफी बड़ी बड़ी मूंगफली भी होती हैं। जो यहाँ पर जो छिलके होते हैं उसके साइज तक की भी मूंगफली वहां मिलती है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? तो इनमें से बताइए किस राज्य में गेहूं की खेती ही नहीं होती है? इंपॉर्टेंट है, आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें गेहूं की खेती ही नहीं होती है। किस फसल की कटाई में बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? यानी कि कौन सी फसल सबसे ज्यादा समय लेती है कटाई और बुआई में इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? गन्ना। ओके, गन्ने की जो फसल है वो कटाई में बुआई में सबसे अधिक समय लेती है। चलिए बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप सभी। हरियाणा में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मैं बता चुकी हूँ ये बात आपको प्रीवियस ईयर क्विज में। हरियाणा में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? अब यहाँ पर ये नहीं पूछा है सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है, यहाँ पर पूछा है सर्वोत्तम, यानी कि सर्व जमा उत्तम संधि एक तरीके से। तो सबसे अच्छी, सबसे उत्तम चाय कहाँ होती है इनमें से? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग। सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में होती है। और सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, प्रीवियस ईयर की जो क्विज की सीरीज है उनमें मैं आपको बता चुकी हूँ सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है। ठीक है, सर्वोत्तम दार्जिलिंग, और सबसे ज्यादा जो मैंने बताई थी वो आप बताएंगे मुझे। भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या माना जाता है? तो बताइए भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम इनमें से क्या माना जाता है? आंसर दीजिए। तो हरित क्रांति का दूसरा नाम इनमें से क्या माना जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पर अच्छे बीजों की क्वालिटी जो यूज की थी और उर्वरक यूज करने से तो अच्छे से, मतलब जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ था ना वो बहुत अच्छे से हुआ था। ठीक है ना, और मेनली गेहूं और चावल पर इसका फर्क पड़ा था। ठीक है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। तो कौन कौन से राज्यों में सबसे अधिक हरित क्रांति सफल रही थी? इनमें से 3 राज्य बताने हैं आपको। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। बताइए कौन से स्टेट्स में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी? चलिए टाइम अप होता है। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, किसी को लग रहा है मैं स्पीड में आंसर्स दे रही हूँ
तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब भी मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, क्वेश्चन के आते ही वीडियो को पॉज कीजिए, जो ऑप्शंस है वो एनालिसिस कीजिए और देखिए इसमें से इसका आंसर क्या होगा। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा आपको आता है नहीं आता, और फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए। इससे उन बच्चों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा जिनको क्वेश्चंस आते हैं, और जल्दी रिवीजन भी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही थी। एजोला मुख्यतः किस फसल की खेती के लिए मृदा की उर्वरता बढ़ाता है? आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था एनिमल हस्बेंड्री में कि एजोला क्या होता है, ठीक है, और ये मृदा की उर्वरता भी बढ़ाता है, ये भी बताया था। तो लेकिन ये मुख्यतः किस फसल के लिए यूज होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? चावल। ओके, एजोला जो मुख्यतः चावल की खेती के लिए मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। चाय की खेती ज्यादातर कहाँ होती है? अब देखिए इनमें से चाय की खेती ज्यादातर कहाँ होती है? पर्वत पर, पहाड़ी ढाल पर, मैदान में या दलदली भूमि में? कहाँ सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहाड़ी ढाल पर। पहाड़ी ढाल पर चाय की खेती ज्यादातर होती है। कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है कुल्लू, ये कुल्लू मनाली हिल स्टेशन का काफी पॉपुलर है, ये गए भी होंगे आप। तो वो प्रसिद्ध किसके लिए है अब? तो इसका आंसर क्या होगा? सेब। ओके, कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सी जगह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, खासकर फेमस जगह आपको याद रखनी। जैसे जम्मू कश्मीर केसर के लिए प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश एप्पल्स के लिए, और नागपुर संतरों के लिए, नासिक अंगूरों के लिए, ठीक है। ऐसे ही कुल्लू घाटी सेबों के लिए। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूसेंट की इंडियन जीके है ना, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलता है। तो क्या होगा इसका आंसर? चीड़ के पेड़ से। ओके, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? चीड़ के पेड़ से मिलता है। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाना क्या कहलाता? आपने देखा भी होगा कि पेड़ों की लाइन लगी हुई है बिल्कुल, और फिर बीच बीच में फसलें उगा रखी हैं, ठीक है। तो उस जो खेती होती है उस प्रणाली को क्या बोला जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तोंग्या प्रणाली। ओके, तोंग्या प्रणाली बोला जाता है पेड़ों की कतारों के बीच, यानी कि पेड़ों की लाइनों के बीच में फसलें उगाने को। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रणालियां तो आपको वैसे भी याद रखनी पड़ेंगी। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इनमें से सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? यूकेलिप्टस। ओके, इनमें से सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस है। काफी स्पीडली बढ़ता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इनमें से बताइए गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या दोमट मिट्टी? आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा दोमट मिट्टी। ओके, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए उपयुक्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा गया है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और इसको रेग्यूर भी बोला जाता है। एग्रो सिल्वीकल्चर से क्या तात्पर्य है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बताइए एग्रो सिल्वीकल्चर से क्या तात्पर्य? इनमें से फसलें वृक्ष, फसलें चारा, फसलें ईंधन के वृक्ष या फसलें सब्जियां? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? फसलें जमा ईंधन के वृक्ष। वृक्ष नहीं, ईंधन के वृक्ष, ठीक है। एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य ये है। भारत में काफी ज्यादा आय होती है ईंधन के वृक्षों से वैसे भी, इसलिए आपको ये तो याद रखना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये भी पहले पूछा गया है पेपर में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है बताइए जल्दी से? पर्यावरण संरक्षण। ओके, पर्यावरण संरक्षण होगा इसका आंसर। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह क्या है? पर्यावरण संरक्षण। मिट्टी का मटका प्रतीक चिन्ह है, ओके, पर्यावरण संरक्षण का। मक्के की पत्तियां सफेद किसकी कमी से होती हैं? अब आपको पता है पौधों की जो इंपॉर्टेंट रोग है वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो मक्के की पत्तियां सफेद किसकी कमी से होती है? अब देखिए मैं दो तीन रोग डालती हूँ, आपके जानबूझ के ज्यादा नहीं डालती ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मक्के की पत्तियां सफेद किसकी कमी से होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? जिंक की कमी से, यानी कि जस्ते की कमी से मक्के की पत्तियां सफेद होती है। ओके, जिंक ऐसे करके याद रख लीजिए, ZN जिंक का सिंबल होता है। और मक्का को क्या बोलते हैं? कॉर्न बोलते हैं, उसके पीछे भी एन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लीजिए आप। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बताइए राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
तो इसका आंसर क्या होगा? झांसी। ओके, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है झांसी में है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्विज में पूछा भी था पहले, रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा, वो भी। खाद्यान्नों की कृषि कब प्रारंभ हुई? बताइए, खाद्यान्नों की कृषि इनमें से कब प्रारंभ हुई थी? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य में या प्रागैतिहासिक काल में? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, पेपरों में पूछा गया है, सिर्फ हरियाणा के एग्जाम्स में ही नहीं, ये एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? नवपाषाण काल। खाद्यान्नों की कृषि कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। ओके, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? यानी कि जो मौसमी नहीं, आपको पता है आम की जो किस्में आती है वो मौसम पे ही आती है ज्यादातर, लेकिन इनमें से आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? निरंजन। ओके, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? निरंजन है, याद रखिएगा, निरंजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थोड़ी अलग किस्में आप याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़ी अलग सी चीजें होती है ना उनको याद रख लो बस, ठीक है। जैसे बेमौसमी कौन सी है, ये इस टाइप की कौन सी है, बीज रहित कौन सी है, बीज रहित भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मूंगा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? अब ये मूंगा रेशम उत्पादन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा होता है आई थिंक। तो मूंगा रेशम का उत्पादन इनमें से कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? असम में। ओके, असम में मूंगा रेशम का उत्पादन होता है, इंपॉर्टेंट है। गाय की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? यानी कि गाय की सांस लेने की दर 1 मिनट में कितनी होती है इनमें से? तो आंसर दीजिए इसका 11 से 18 बार। ओके, 11 से 18 बार सांस लेती है गाय प्रति मिनट, यानी कि हर मिनट में। ओके, इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चंस, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरपका मुंहपका का कारण क्या है? तो बताइए इनमें से खुरपका मुंहपका का कारण क्या है? वायरस, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ? आंसर दीजिए। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कंप्यूटर स्टार्ट करने की बोल रहे थे, कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर क्विज, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि कंप्यूटर आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए या थोड़ा मिक्स टाइप डाल दूं, ठीक है। आपके कमेंट के आधार पर ही मैं स्टार्ट करूंगी, फिर इंग्लिश या हिंदी में, लैंग्वेज में तभी डिसाइड करूंगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करें कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए प्रीवियस ईयर क्विज, जो कंप्यूटर की चाहिए या फिर मिक्स चाहिए, बता देना जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुरपका मुंहपका का कारण क्या है? ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ खुरपका मुंहपका के बारे में, ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खुरपका मुंहपका से रिलेटेड हाल ही में जो सरकार थी उसने एक योजना भी चलाई थी, इंपॉर्टेंट है इसलिए काफी। तो इसका रीजन क्या है इनमें से बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? वायरस। ओके, वायरस के कारण खुरपका मुंहपका होता है पशुओं में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ब्यूट्रोमीटर का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये बताइए इसमें से ब्यूट्रोमीटर का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? दूध की वसा प्रतिशत होता है यानी कि फैट, दूध की शुद्धता यानी कि प्योरिटी, दूध का पानी प्रतिशत यानी कि उसमें कितना जल प्रतिशत है, दूध का स्रोत यानी कि सोर्स, कहाँ से मिला है वो दूध, गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊँट का, किसका है, बताइए जल्दी से। ब्यूट्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? दूध की वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, यानी कि दूध में फैट कंटेंट कितने प्रतिशत है ये ज्ञात करने के लिए ब्यूट्रोमीटर का यूज किया जाता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर क्विज से उठाए हैं तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस। भारत की गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? आप देखिए यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता काफी ज्यादा है लेकिन कंजप्शन उतना नहीं होता, तो इसलिए इसे भारत की गेहूं की टोकरी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। गेहूं की टोकरी बोला जाता है, कटोरा वगैरह नहीं बोला जाता, सिर्फ टोकरी, ठीक है। लोंग का द्वीप किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी पहले पेपर में पूछा गया है इसलिए मैंने डाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? जंजीबार। ओके, लोंग का द्वीप किसे बोला जाता है? जंजीबार को बोला जाता है। और इसमें कई बार पूछा जाता है कि लोंग क्या है, तो लोंग एक पुष्प कलिका है। ओके, याद रखिएगा, और ये जंजीबार नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि पहले पेपर में पूछा गया है, तो फिर भी पूछा जा सकता है। भारत का क्यूबा किसे कहते हैं? आप देखिए, क्यूबा किस लिए पॉपुलर है? चीनी के लिए, चीनी का कटोरा बोलते हैं क्यूबा को, ठीक है। तो अब चीनी से ही रिलेटेड कोई चीज होगी तभी पूछा गया है क्वेश्चन, भारत का क्यूबा किसे कहते हैं? तो बताइए इसमें से भारत का क्यूबा किसे कहते हैं? जिन्होंने मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो देखी है ना एनिमल हस्बेंड्री की, वो समझ गया होगा देख के। तो इसका आंसर क्या होगा? गोरखपुर देवरिया। भारत का क्यूबा किसे कहते हैं? गोरखपुर देवरिया को बोलते हैं। आपको पता भी होगा देवरिया में पहली चीनी मिल लगाई गई थी, कब? 1903 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवरिया कहाँ है? यूपी में है। और विश्व का कॉफी मार्ग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है
इसलिए मैंने इंक्लूड किया है और कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंटा साओ पोलो मार्ग। विश्व का कॉफी मार्ग किसे बोला जाता है? सेंटा साओ पोलो मार्ग को बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शलगम में वाटर कोर किसकी कमी के कारण होता है? तो शलगम में वाटर कोर का जो रोग होता है वो इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीज। ओके, शलगम में वाटर कोर मैग्नीज के कारण होता है। देखिए शलगम में पीछे मैं आ रहा है और मैग्नीज में शुरू में मैं आ रहा है। ठीक है, शलगम में देखिए ग आ रहा है, मैग्नीज में भी ग आ रहा है। ठीक है, देखिए इसके पीछे के दो वर्ड ग और मैं हैं और मैग्नीज के आगे के दो वर्ड ग और मैं हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं इसको, शलगम ग मैं और मैग्नीज में भी मैं और ग आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा याद हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मैग्नीज से होने वाले दो और चीज़ें बता देती हूँ यहीं पे। एक तो चुकंदर में हार्ट रोट जो रोग होता है ना, वो भी मैग्नीज के कारण होता है। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग होता है, वो भी मैग्नीज के कारण होता है। ठीक है, तो चुकंदर भी याद रखिएगा। चुकंदर में दो बीमारियां होती हैं और ये दोनों इंपॉर्टेंट बीमारियां मैग्नीज की वजह से ही होते हैं। दो इंपॉर्टेंट बीमारियां पूछी जाती है पेपर में चुकंदर से, याद रखिएगा। और दोनों ही किसकी कमी के कारण होती है? मैग्नीज की कमी के कारण होती है। अब देखिए शलगम और चुकंदर की शेप भी कुछ एक जैसी होती है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि शलगम और चुकंदर की शेप भी एक जैसी होती है, तो उनको होने वाले जो इंपॉर्टेंट रोग है वो भी एक ही चीज से होते हैं, यानी कि मैग्नीज की कमी से होते हैं। आई होप आपको कुछ याद हुआ होगा। फूल गोभी में विपटेल किसकी कमी के कारण होता है? तो फूल गोभी में विपटेल किसकी कमी के कारण होता है? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? मोलिबेडिनम। ओके, फूल गोभी में विपटेल मोलिबेडिनम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पूसा शीतल किसकी किस्म है? अब देखिए पूसा शीतल आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं क्योंकि एक तो ना ये इंपॉर्टेंट एक ही किस्म है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टमाटर। अब देखिए पूसा शीतल टमाटर की किस्म है। एक तो आपको इसमें यह कंफ्यूज नहीं होना है कि आलू की जो टमाटर है ना उसकी एक ही इंपॉर्टेंट किस्म है, वो है पूसा शीतल। पेपर में अक्सर पूसा शीतल बस यही किस्म पूछी जाती है टमाटर की। ठीक है, ज्यादातर। तो टमाटर की एक ही किस्म याद रखनी है आपको, पूसा शीतल। बस आप इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, पूसा देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, शीतल याद रख लीजिएगा, शीतल टमाटर। ओके, मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? तो मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? बताइए जल्दी से। आपको पता होनी चाहिए ये सब चीजें कि किस चीज में किस वजह से चरपराहट होती है, क्यों कोई किसका रंग किसी का किस वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैप्सेसिन। ओके, मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? कैप्सेसिन। अब देखिए शिमला मिर्च होती है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैप्सिकम। ठीक है, उसमें मिर्च आता है, उसको कैप्सिकम बोलते हैं। और इसमें भी क्या है? ये भी मिर्च है, तो कैप्सेसिन। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, कैप्सेसिन, कैप्सिकम। ओके, मिर्च। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? आई होप इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो वैसे ही इतनी ही बार साइंस में भी आता है ये क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री में ही नहीं। तो टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपिन की वजह से होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको तो जरूर याद रख ही लीजिएगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, दुग्ध उत्पाद को यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें प्रथम स्थान पर कौन? आप देखिए दुग्ध उत्पादकों में कौन प्रथम स्थान पर है? पहले आप देख लीजिए ऑप्शंस और आंसर जल्दी से सोच लीजिए, आपको सही पता है या नहीं पता, फिर मैं कुछ बताती हूँ आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? डेनमार्क। ओके, दुग्ध उत्पादकों में मिल्क प्रोडक्ट में पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। लेकिन अगर पूछा जाए मिल्क प्रोडक्शन में कौन पहले नंबर पर है तो आपको पता भी होगा भारत है पहले नंबर पर। तो मिल्क प्रोडक्शन में पहले नंबर पर भारत है और मिल्क प्रोडक्ट्स में पहले नंबर पर कौन है? डेनमार्क। जैसे कि ये बनते हैं ना चीज वगैरह, पनीर वगैरह, मिल्क के कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, गरिमा किसका क्लोन है? तो बताइए इनमें से गरिमा किसका क्लोन है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। भैंस का है, बकरी का है, गाय का है या भेड़ का है? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि हरियाणा में ही ये क्लोन था और करीबन 2 साल तक जीवित रहा भी था। ये क्लोन बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? भैंस का। ओके, भैंस का क्लोन बनाया गया था, जो गरिमा नाम का क्लोन था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करनाल में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनों की कामधेनु किसे कहते हैं? तो निर्धन यानी कि गरीबों की जो बोलते हैं कामधेनु, वो किसे बोला जाता है इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? बकरी। ओके, बकरी को बोला जाता है निर्धनों की कामधेनु।
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था बकरी का दूध किस टाइप का होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, किस टाइप का होता है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि बकरी का दूध किस टाइप का होता है। पिछले प्रीवियस क्विज में मैंने आपको बताया था बकरी का दूध किस टाइप का होता है। देखती हूँ किस किस को याद है। और अगर याद नहीं होते हैं एक बार में, तो एक बार रिविजन कर लिया करो, वीक में एक बार सभी वीडियोस की रिवीजन कर लिया करो, या 2-3 दिन में कर लिया करो। देखिए अगर आप एक बार वीडियो शाम को देख लेते हैं, एक बार सुबह देख लेते हैं, और फिर एक बार उसको वीकली रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको वैसे ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाने हैं। तो इसका आंसर बताइए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताइए जल्दी से। अनुसंधान संस्थान काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, मखदूम। ओके, मखदूम में है, मखदूम जो मथुरा में है वहां पर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय पशु नहीं, पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान पूछा है यहाँ पर। अब तो कहाँ पर है ये बताइए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इज्जत नगर, यानी कि इज्जत नगर में है राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। और ये इज्जत नगर कहाँ है, बरेली। ओके, बरेली में है। कुछ भी पेपर में इज्जत नगर भी आ सकता है, बरेली भी आ सकता है, जो भी आ जाए आप मार्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बताइए कहाँ है। इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान मैंने इंक्लूड किए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पुणे। ओके, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, पुणे में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं सभी के सभी। मैं बोल रही हूँ, याद ना हो एक बार तो वीडियो को शाम को फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, रात को सोते वक्त एक बार रिवाइज कर लिया करो। सिर्फ सुन भी लोगे ना तब भी काम चल जाएगा। खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा हो ना पूछा हो, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया था आपको कि खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कुकुरबिटेसिन। खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है, कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। खीरे में कड़वाहट क्यों होती है, मिर्च में चरपराहट क्यों होती है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, गाजर का क्यों होता है, गाजर में कोटर स्पॉट किसकी कमी से होता है। बताइए, गाजर में कोटर स्पॉट किसकी कमी से होता है, इसमें से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम की कमी से। आप देखिए कैसे कोटर स्पॉट, कैसे कैल्शियम, ठीक है। तो कोटर स्पॉट कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की कमी से ही होता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी के कारण होता है, बताइए फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोरोन। ओके, बोरोन की कमी से होता है। अब देखिए, ब्राउनिंग होता है तो किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट किसकी कमी से कारण हुआ था, कैल्शियम की कमी से। कैसे कोटर स्पॉट, कैसे कैल्शियम, ऐसे ही ब्राउनिंग में वैसे ब्राउनिंग और वैसे ही बोरोन, ठीक है। आई होप आपको याद हो गए होंगे। और मैग्नीज किन में हो रहा था, मैग्नीज की कमी से शलगम वाली शेप में, शलगम और चुकंदर एक जैसे शेप के होते हैं, तो उनमें जो मुख्य रोग हो रहे थे वो किसकी कमी से हो रहे थे, मैग्नीज की कमी से हो रहे थे, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी, कौन सा किसकी कमी से हो रहा है। दुधारू बकरी की कौन सी किस्म नहीं है, अब इनमें से आपको बताना है कि दूध कौन सी बकरी नहीं देती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पश्मीना। ओके, ये जो जमुनापरी है, बर्बरी है, बीटल है, ये दुधारू बकरियां हैं, लेकिन जो पश्मीना है ना वो काफी फेमस ऊन की किस्म की बकरी है। इसकी ऊन इतनी ज्यादा महंगी है कि मतलब पता नहीं, शॉल भी इसके कितने कितने महंगे आते होंगे, कई कई हजार के। टिक्का रोग किस फसल का रोग है, अब बताइए। ये तो काफी फेमस रोग है और पेपरों में कई बार पूछा गया है, तो पता भी होना चाहिए सभी को। टिक्का रोग किस फसल का है इनमें से, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली फसल का रोग है टिक्का रोग। देखिए, अगर इन सबको देख के किसी के दिमाग में अगर कोई ट्रिक आती है अच्छी सी, तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और स्टूडेंट्स को भी पता चल जाएगा, हम कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है। एंटमोलॉजी इनमें से क्या है, तो एंटमोलॉजी इनमें से क्या है बताइए। तितली विज्ञान है, कीट विज्ञान है, सरीसृप विज्ञान है, चिपकली विज्ञान है, बताइए जल्दी से। जल्द ही कि ये जो लॉजीज होती है ना, कवकोलॉजी, ये सब इन चीजों से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कीट विज्ञान। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एंटमोलॉजी, एंट क्या होता है, कीट होती है, ठीक है, तो एंटमोलॉजी कीट विज्ञान। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो बताइए हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा। देखिए, वैसे तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव 2 फसलों पर पड़ा था, चावल पर और गेहूं पर, दोनों पर ही पड़ा था। लेकिन अभी HSSC में 2 ऑप्शन सेम डाल दिए गए, चावल भी और गेहूं भी।
तो उसने आंसर को गेहूं को ठीक माना था, ठीक है, तो हम भी क्या मानेंगे, गेहूं को ही ठीक मानेंगे। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, गेहूं पर। लेकिन अगर गेहूं ऑप्शन में ना हो तो आपको चावल मार्क करना है, ठीक है, और दोनों ही ऑप्शन में हो तो दोनों मार्क कर देना, जैसे गेहूं चावल इकट्ठा है तो। गेहूं का मामा किसे कहते हैं, तो बताइए गेहूं का मामा इनमें से किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बता ही देती हूँ मैं आपको, फेलेरिस माइनर। ओके, गेहूं का मामा किसे कहते हैं, फेलेरिस माइनर को। अब इसे गेहूं का मामा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये गेहूं का सबसे मुख्य खरपतवार होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है। ये मतलब गेहूं में पाया ही पाया जाता है ज़्यादातर, बहुत मुश्किल से कम होता है ये, वरना ज़्यादातर पाया जाता है, तो इसलिए इसे गेहूं का मामा बोल देते हैं, रिलेटिव बोल देते हैं। अब साथ मिलता है तो ज़्यादातर, ठीक है, फेलेरिस माइनर। ओके, मामा और माइनर देखिए दोनों में आ रहा है, दोनों में मामा आ रहा है, माइनर और मामा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है, माइनर मामा, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। अब ये सिर्फ पौधों में, फसलों में ही अनुवांशिक नहीं है, ये वैसे भी ये रोग अनुवांशिक हो जाता है, जो मनुष्य होते हैं उनमें भी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, अनुवांशिक कौन सा रोग है इनमें से, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन सभी के लिए, साइंस में भी ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, और एनिमल हस्बेंड्री में तो पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो रोग होता है वो अनुवांशिक होता है, यानी कि जेनेटिक होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। चलिए अभी सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए, जिसका जितना भी स्कोर आया है, देखिए ईमानदारी से स्कोर टाइप किया कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिस तरीके से आप अपना स्कोर टाइप करेंगे, क्वेश्चंस किस लेवल के लाने हैं, क्या कुछ लाना, आप अपना स्कोर टाइप किया कीजिए, ठीक है। तो अब जल्दी से जिसने स्कोर टाइप कर दिया है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, वो कंप्यूटर का मैंने बोला था जो स्टार्ट करना है, तो मुझे बता देना कि आप कंप्यूटर आपको किस लैंग्वेज में स्टार्ट चाहिए, इंग्लिश में, हिंदी में, या थोड़ा मिक्सअप सा डाल दूँ, मेन टर्म्स इंग्लिश में डाल दूँ और बाकी चीज़ें हिंदी में, जैसे भी आपको सही लगे आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। वैसे इंग्लिश में स्टार्ट कर देते हैं, हिंदी में मैं आपको समझा दूंगी, फिर भी मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी, जैसे भी आप कहेंगे। और हाँ, इससे पहले की वीडियोस जिसने नहीं देखी एनिमल हस्बेंड्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, वो ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री की प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हो। और हाँ, हरियाणा जीके के भी प्रीवियस ईयर क्विज की क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने करा रखी है, लगभग 8-9 सीरीज़ हो चुकी होंगी, तो प्लेलिस्ट में आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मिल जाएगी, हरियाणा जीके के नाम से मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, ठीक है। तो HSC के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हरियाणा जीके की भी, इंडियन जीके की भी, एनिमल हस्बेंड्री की भी प्रीवियस ईयर क्विज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देखना मत भूलिएगा। और हाँ, कंप्यूटर का भी आपको ज़रूर बताना, एक वीडियो वैसे मैंने कंप्यूटर की डाल रखी है, जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन टू, वो आप देख लीजिएगा, वो भी आपको इंट्रोडक्शन इसमें वीडियोस में मिल जाएगी, ओके। जिसको लिंक ना मिले कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।